Good morning, students. Today's topic is the Revolution of October 1947. पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन भी दे देता है। मैं स्टेट क्वेश्चन आपसे रेज किया था कि मेंशन द रीजन ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, मेंशन द रीजन ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा कि मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तक रिवॉल्यूशन के नेचर को हम नहीं समझेंगे, उसके कॉजेज को नहीं समझेंगे, तब तक उसका आंसरिंग करना संभव नहीं है। अब आप लोग अपने ट्रैक पर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना है, अपना सेंस लगाना है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, आगे चर्चा होगी। एट फर्स्ट हम डिस्कशन कर लें कि अगर हम दोनों के नेचर को जान जाते हैं तो इसी स्थिति में बाइफरकेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऑलरेडी फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कारण था। ऑलरेडी हम जान चुके हैं, आप जानते हैं कि फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय किसका शासन था? जार का था, जो एक डिक्टेटरशिप राजा थे। आज क्या स्थिति हुई आप यह भी जान चुके हैं कि आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन वहां सरकार बनी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। और वह गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी, किसकी सुपरमेसी थी? पिछले क्लास में लास्ट स्टांजा में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जिस गवर्नमेंट में जो डोमिनेंसी थी वह किसका था? वह डोमिनेंसी इंडस्ट्रियलिस्ट का था, आर्मी ऑफिसर्स का था, लैंड लॉर्ड का था। तब तो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट उन लोगों ने कहा कि ठीक है अब आगे इलेक्शन होनी चाहिए, उन्होंने इस पे जोर दिया और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बेस्ड। अब वही बात देखेंगे कि जहां सुप्रीमेसी आती है, जहां पावर और सत्ता का सुखभोग मिलता है, इंसान में कहीं न कहीं उसके प्रति लोलुपता बढ़ जाती है। वही हुआ कि केरेंस्की की सरकार बनी, एक मोनार्की सिस्टम से हटके डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बेस्ड सरकार बनी, नो डाउट, बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वह रह ही गया। चूंकि लेनिन के नेतृत्व में अब आंदोलन चल रहा है, लेनिन इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो कंप्लीट वहां के सोशल स्ट्रक्चर का जो उन्होंने स्टडी किया था, जिसमें जो वर्किंग क्लास थे, जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, उनकी स्थिति को जो उन्होंने देखा कि सही मायने में जो मेहनत कश है, जो वेज अर्नर है, उन्हीं का लाइफ वर्स्ट है। और जो एरिस्टोक्रेट है, जो रिचर सेक्शन है, उसका लाइफ सेंसुअल लाइफ है, वो आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। तो यही सच्चाई क्या? मेहनत करने वाले को भरपेट भोजन भी नहीं, क्या वह भूखा सो जाए? क्या यही सोच है? एक क्या विडंबना है, मैं चर्चा किया हूं कि एक जूता बनाने वाले के पैर में जूता नहीं, अनाज उत्पादन करने वाले के पेट में भोजन नहीं, घर बनाने वाले के पास अपना घर नहीं, और कपड़े की बिनाई करने वाले के शरीर पर कपड़े नहीं। क्या यही इंसानियत है? नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि लेनिन किस तरह से, अब आप देखिए स्थिति क्या हुई कि अब जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म, जिसमें चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बैकग्राउंड में आपसे चर्चा किया कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट में मैं हल्की सी झलक दी कि कौन थे उसमें, मैं अभी चर्चा किया हूं आपसे। वो कौन थे? वो आर्मी ऑफिसर्स थे। वो कौन थे? वो लैंडलॉर्ड थे। वो कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे। नेचुरली है वहां पर जो लिबरल थे, जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, उनका कुछ नहीं चल पाया। नतीजा, एक तरफ वह चाह रहा है कि हमारा शासन सत्ता का सुखभोग जो है वह मिलता रहे, ये जो पावर है वो उसको हमारे पास इन्वेस्ट है। लेकिन वहीं जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले थे, उनका विचार था कि ये पावर जो है उसका हस्तांतरण कहां हो, तो सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन है वहां हो। इस बात को लेके और कई सारे कारण हैं जिसमें तनाव होना शुरू हो गया। तनाव का परिणाम क्या हुआ
कि जब तनाव की स्थिति आई, लेनिन इस बात से वाकिफ हो चुके थे कि इंटरिम गवर्नमेंट अपना डिक्टेटरशिप नेचर को वह मेंटेन करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में लेनिन अब इसकी चर्चा करने, डिस्कशन करना शुरू कर दिया। और परिणति क्या हुई कि जो आर्मी थे और साथ साथ जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, इन लोगों को यूनाइट कर लिया। मैं समझता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि एक तरफ जो इंटरिम गवर्नमेंट थे उसमें कौन थे, और सेकेंड साइड सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले, ये मजदूर वर्ग की हिमायती थे। तो आर्मी थे और वर्कर्स थे, इन दोनों को यूनाइट कर लिया। अब घटना देखिए क्या होता है कि 16 अक्टूबर की बात है। 16 अक्टूबर को अब जो सोवियत थे और बोल्शेविक्स थे, इन दोनों को, जिसमें कि सोशलिस्ट जो पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन आप जान चुके हैं कैसे हुआ था, फिर मैं पीछे ले जा रहा हूं। याद होगा कि सैनिक और मजदूर दोनों मिलके और सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन भी हम आपसे रेज किए थे कि कैसे हाउ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्राड सोवियत, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ था। तो सिपाहियों, सैनिकों के द्वारा, जो याद होगा कि किस तरह से जार जो है आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी सैनिक उसको डिनाई किया था, यहां तक कि अपने ऑफिसर्स के ऊपर गोली भी चला दी, यहां तक कि कई सारे रेजिमेंट में विद्रोह हो गया था। तो ये सभी इन दोनों को राजी कर लिए लेनिन। किसको किसको? तो पेट्रोग्राड सोवियत एंड जो बोल्शेविक्स थे, इन दोनों को मना लिया गया कि नहीं, अब हमको विद्रोह करना है, जिसका नेतृत्व लियोन ट्रोट्स्की को दिया गया। जिसका नेतृत्व किसको दिया गया? ये जो मिलिट्री कमिटी अप्रूव्ड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की, इनके नेतृत्व में जो है एक सोवियत रिवॉल्यूशन कमिटी का फॉर्मेशन। तो हु फॉर्म द सोवियत ये जो हमारा है अक्टूबर में, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज द सोवियत अंडर सोवियत रिवॉल्यूशन कमिटी। सोवियत रिवॉल्यूशन कमिटी किसने फॉर्म किया? लियोन ट्रोट्स्की, उन्होंने किया। लेकिन इस बात का, अब देखिए कि इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि विद्रोह कब होगा, उन चीजों को दुआ कर। अब आइए कि ये तो बातें हो गई कि 16 की बात है, मना लिया गया, तैयार हो गया पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक्स, और उसका नेतृत्व किसको दिया? लियोन ट्रोट्स्की के। उनके नेतृत्व में किसका फॉर्मेशन हुआ? तो सोवियत रिवॉल्यूशनरी कमिटी का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स ऑल। अब इसके बाद उसको जानकारी नहीं है। फाइनली 24 अक्टूबर, अब आप देख सकते हैं अब क्या हुआ कि 24 अक्टूबर को अब शंखनाद हो चुका, क्रांति का विगुल बज चुका, क्रांति और विद्रोह की स्थितियां पैदा हो चुकी। इन बातों को देखने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो थे हायर अथॉरिटी केरेंस्की मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, इनमें भय पैदा हुआ और इन्होंने क्या किया? सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए ये बाहर चले गए। अब गौर करते चलिए, अब जो जिससे लड़ाई थी, जिससे मतभेद था, तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की वो बाहर चले गए। अब उनके जो ट्रस्टी आर्मी थे, उन्होंने क्या किया? तो बोल्शेविक का जो न्यूज़पेपर था, उसके ऑफिस को घेर लिया गया, और नेक्स्ट साथ साथ जो टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, उन सबों को भी घेरने का काम, और साथ साथ विंटर पैलेस की ओर सैनिकों को कुछ करने का आदेश दिया ताकि वह सेफ और विंटर पैलेस सुरक्षित रह सके। ठीक है, ये सरकार में थे, इनके पास शासन सत्ता था, ये बाहुबली थे, इनके पास सेना था, नो डाउट। लेकिन इंसान में जब जज्बा जग जाता है, जब क्रांति के बिगुल आ जाता है, जब उसमें जुनून पैदा हो जाता है, किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है, तो फिर उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। और वही क्षण था, पलक झपकते ही क्या हुआ? तो क्रांतिकारियों के द्वारा, रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा यह आदेश दिया गया कि जो भी हमारे समर्थक हैं, जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, वो इमीडिएट
जो उसके मुख्यालय हैं, जो ऑफिसेस हैं, उस पर अटैक करो और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं उसको भी अरेस्ट करो। ये बातें हो चुकी है। जहां एक तरफ रिवॉल्यूशनरीज अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को यह आदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ जो अरोड़ा उसका जो शिप था उसके द्वारा अब वहां बमबारी करवाया गया जो पैलेशियल बिल्डिंग था, और साथ साथ नेवा नदी के द्वारा आदर्श जो शिप्स थे वह भी जाके, और जो आर्मी का जो अड्डा था उसको भी अपने नियंत्रण में लेने का काम किया। अब आप देखिए, ये जो शिप है, ये जो शिप है, इसके माध्यम से भी कई सारे सपोर्ट मिलने शुरू हो गए। परिणति अब तो चारों तरफ से अटैक हो रहा है। शाम होते होते उस शहर पर कंप्लीट अपना आधिपत्य कायम कर लिया गया। शाम होते होते और उन सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर अब सवाल उठता है कि अधिकार तो कर लिया, लेकिन इसको आगे कौन रेगुलेट करेगा? यह भी तय होगी कि ये बोल्शेविक का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, हम सबों को मान्य है। हम सभी इसका सपोर्ट करते हैं बोल्शेविक का कि ये आगे बढ़ें और हमारा सपोर्ट इसमें होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से क्रांति हुई और किस तरह से यह अंजाम दिया गया, और परिणाम क्या होगा कि अंततः वहां पर केरेंस्की की जो सरकार है वह गिरेगी। आगे देखते चले तो आप देख सकते हैं कि द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर had held the city of Shaman troops. Late in the day, the ship Aurora sailed the Winter Palace. मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि विंटर पैलेस पर बमबारी करवाया गया, और साथ साथ जो अदर्स थे वह भी वहां जो सैनिक अड्डे थे उस पर भी नियंत्रण किया गया। परिणति क्या हुई कि जो भी उसका अस्त्र शस्त्र था, जो भी उसकी भी ताकत थे, वह कहीं न कहीं प्रभावित हुआ इन क्रांतिकारियों के कारण। और फाइनली एट द मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। में पहले कह चुका हूं कि वहां पर ये जितने थारे थे कि रशियन कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया कि हर हाल में बोल्शेविक्स जो हैं यही इसका नेतृत्व करेगा। दैट्स ऑल। यहां तक आया। नेक्स्ट टॉपिक आइए। ठीक है, क्रांति हुई। जो लेनिन की आइडियोलॉजी थी, जो बोल्शेविक्स चाह रहे थे, अब तो अंजाम हुआ। क्या इसके बाद फिर और कौन सी नीति? तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? अक्टूबर की क्रांति तो हुई, क्या बदलाव आया? हाउ मेनी चेंजेस? ये क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन आएगा। तो चेंजिंग देखेंगे इस स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा जो है और सेकेंड स्टांजा में चेंजिंग देखेंगे। एट फर्स्ट आप जानते हैं, मैं पहले भी ये चर्चा कर चुका हूं कि बोल्शेविक की आइडियोलॉजी क्या थी। उनकी आइडियोलॉजी स्पष्ट था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका वो डेड अगेंस्ट कर रहे थे, करीब विरोध कर रहे थे। हाउ कैन यू से? कैसे आप कह सकते हो कि वो निजी प्रॉपर्टी के विरोध करते? मैं इसलिए कह सकता हूं कि बोल्शेविक्स के द्वारा जो स्टेप उठाया गया वह फर्स्ट स्टेप, गौर करना, याद रखिए, बी केयरफुल। फर्स्ट स्टेप बैंकिंग एंड इंडस्ट्री, मेनी बैंक्स एंड इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया, राष्ट्रीयकरण। इट मींस जो इंडिविजुअल का उस पर जो ऑनरशिप था, जो किसी खास व्यक्ति का जो मालिकत्व था, मालिकाना हक था, उससे उसको वंचित कर दिया गया। तब किसका होगा? इट मींस कि डायरेक्ट रूल बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट एक्शन बाय गवर्नमेंट। अब सरकार उस पर एक्शन लेगी, सरकार उसको कंट्रोल करेगी, ना कि कोई इंडिविजुअल। वन सेकेंड, आप जानते हैं, आपको याद होगा कि अप्रैल थीसिस क्या था, या डिमांड क्या था कि लैंड प्रॉपर्टी जो है, उस लैंड प्रॉपर्टी को किसके बीच? कहा जो मेहनत कश है, जो जमीन जोतने वाले हैं, उनके पास ये जमीन जो है उसकी बंटवारा हो। इसके लिए वो लैंड प्रॉपर्टी को सोशल प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये सामाजिक संपत्ति है, ना कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जिसके पास, जिस लैंडलॉर्ड के पास, जिस
फ्यूडल के पास, सामंत के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जाओ और उससे छीन लो और उस पर तुम अपना हक जमाओ। मैं समझता हूं कि 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नेशनलाइज किसको किया गया, बैंकिंग को और इंडस्ट्री को। दूसरी तरफ लैंड प्रॉपर्टी को सोशल प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट किया, यानी समाज के हर व्यक्ति पर उसका हक है। यह नहीं कि कोई हजारपति हो और किसी को हजारों एकड़ जमीन हो और किसी के पास कुछ नहीं हो। ऐसी स्थिति में जो काम करने वाला था वह भूखा रहता था और जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो फ्यूडल थे, वो ऐशो आराम सेंक्सुअल लाइफ व्यतीत कर रहे थे। ऐसे चलने वाला अब नहीं है। लैलिन ने थर्ड, आप देखिए, मैं समझता हूं याद हो गया होगा, थर्ड एक्शन क्या था, क्या बदलाव आया, क्या चेंजिंग आया आफ्टर डिफीट ऑफ केरेंस्की गवर्नमेंट। थर्ड चेंजिंग लाया गया कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास आलीशान बिल्डिंग हो, ऊंची इमारत हो, महलें हो, जहां रहने वाले 2 और कमरे 20 का नहीं चलेगा। तब फिर लैलिन ने उसके लिए दिया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उनको रहने के लिए घर दिया जाए। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 3 रूम, 4 रूम, 2 रूम दिया जाए, लेकिन शेष जो उसका रूम है उसको उनसे सीज कर लिया गया। और सीज करके क्या किया गया, तो जो घर विहीन थे, जिनके पास रहने को घर नहीं था, जिनके सर पर छत नहीं था, वैसे जरूरतमंद लोगों के बीच छोटे छोटे टुकड़े में घर भी बांट दिया गया। ये लैलिन थे, ये व्लादिमीर इलिच उल्यानोव उर्फ लैलिन, ये वो शख्स थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की गरीबी के दर्द को वो समझते थे। तब तो वहां क्रांति का ज्वाला प्रस्फुटित हुआ और उसी परिणाम में न जाने कितने जमींदार और सामंतों का उसमें नस्ते नाबूद हुआ। ये परिणति थी, ये क्रांति का ये आह्वान था और उसी का परिणाम हुआ कि किस तरह से वहां पर जमींदारों की खात्मा हुई और पूंजीपतियों की खात्मा हुई और समाजवाद की स्थापना हुई। ये सोच था लैलिन। इसके बाद और आप देखें कई सारे कदम उठाए गए, न जाने कितने कदम उठाए गए। परिणति क्या हुई कि लगातार लैलिन के नेतृत्व में घर की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, लैंड प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे बैंक की बात हो, अदर्स जो भी फैक्टर्स हैं, उन सबों को वो अपने गरीबों के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और फिर अब देखें और किन चीजों में बदलाव लाया, और बदलाव लाया कि जो एरिस्टोक्रेट थे, उस एरिस्टोक्रेट के द्वारा जो पदवियां दी गई थी, कहा इसको हटाओ, नहीं रहनी चाहिए, ये दाग है। और सेकेंड, जो गैसर पोस्ट था, जो यूनिफॉर्म था, जो ड्रेस थे आर्मी के, उनको भी हटाने की बात हुई। तो फिर कैसे होगा, इसके लिए 1918 में क्लॉथ कंपटीशन हुआ, कपड़े की प्रतिद्वंदता। 1918, ये सब एमसीक्यू के लिए है। अब मैं जो जहां रेज कर रहा हूं देख रहे होंगे, ये सब एमसीक्यू के लिए, ये एमसीक्यू के लिए, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जहां अंडरलाइन किया हूं, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिससे कि एमसीक्यू क्वेश्चन रेज होगा और उसको आप सॉल्व करेंगे इजी वे में। यही मेरा पर्पस है और इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको कहीं परेशानी आगे ना हो। अब आप देखिए, कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में यह तय हुआ कि आखिर कौन सा, तो यही जो उसका हेड था, तो बेडियोनोव का नामक जो है वह हेड, जो आप देखेंगे बुक में पहने हुए है। तो जो पहले यूनिफॉर्म था उसमें भी तब्दीली आई, जो हेड था उसमें भी तब्दीली आई। इस तरह से हर क्षेत्र में तब्दीली आनी। तो ये 5 चेंजेज, इंपॉर्टेंट चेंजेज जो हुआ उसका मैं जिक्र, फर्स्ट क्या हुआ, तो वहां पर ये बैंक एंड इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया। सेकेंड, लैंड प्रॉपर्टी सोशल प्रॉपर्टी के रूप में। थर्ड, जो जिसके पास आलीशान बिल्डिंग था उसमें से कम ली गई। फोर्थ, जो पदवियां थी वह हटाया गया। फिफ्थ, जो क्लॉथ कंपटीशन के माध्यम से तय हुआ, तो पहले की जो ड्रेस थी यूनिफॉर्म उसको हटा दिया। नेक्स्ट, अब लास्ट स्थान जहां हम लोगों का चल रहा है। अब आप देखिए ये सारी बातें हो गई। लेनिन ने कहा कि अब वह वक्त आ चुका है कि बोल्शेविक पार्टी को अब कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में तो तय कर लिया गया। और फाइनली द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, ये तय हो गया।
अब बोल्शेविक पार्टी का क्या नाम दिया गया? रशियन। अब आप गौर कीजिए, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। In January 1918, the Assembly rejected। अब आप गौर कीजिए, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना के बाद जब वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन की बातें आई और उसमें वोटिंग की बात आई, तो कहीं न कहीं बोल्शेविक जो है उस दौर में फिसल गए, अर्थात उनको मेजॉरिटी नहीं मिला। किनको नहीं मिला? तो बोल्शेविक को। अब दूसरी तरफ जो असेंबली था, असेंबली ने क्या किया? तो बोल्शेविक पार्टी का जो डिमांड था, जो ग्रीवांस था, जो प्रोजेक्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए, एक्शन पर अब एक्शन हो रहा है। असेंबली ने जो उसके डिमांड को, उसके जो प्रपोजल थे, उसको उसे डिनाई कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ लेनिन ने क्या किया कि असेंबली को ही भंग कर दिया। देखिए कैसे क्लैश हो रहा है, असेंबली को भंग कर दिया गया। असेंबली भंग हुआ। अब उसके जगह पर ऑल रशियन कांग्रेस को मान्यता दी गई। यह कहा कि जो असेंबली है वह टेम्पररी इलेक्टेड था और जो ऑल रशियन कांग्रेस है ये उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यह जरूरत है। तीसरी तरफ ये एक्शन ले लिया गया और इस एक्शन के बाद और कई सारे एक्शन, और फिर आप देख सकते हैं कि जो उनका अब सिंगल पार्टी सिस्टम की स्थापना हो जाती है। सिंगल पार्टी सिस्टम के बाद फिर आप देखेंगे कि अब वहां जब कभी वोटिंग हुआ, इलेक्शन होगा, तो उसमें बोल्शेविक पार्टी ही वहां फाइट करेंगे और रशिया में वन पार्टी सिस्टम की स्थापना हो गई। उसके साथ साथ जो गुप्तचर थे, जो उसके पुलिस गुप्तचर थे, जिसको चेका कहता था और बाद में उसको OGPU एंड NKVD में दिया गया। अगर कोई बोल्शेविक सरकार या बोल्शेविक के अगेंस्ट में कुछ भी चर्चा करता है तो वैसी स्थिति में ये OGPU एंड NKVD जो है उसको पनिश करते थे। यह भी, और साथ साथ अब वहां के जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट जो हैं, आर्किटेक्चर्स जो हैं, उनको भी समाजवादी विचारधारा से वो प्रभावित हुए और उस प्रभावित होने के बाद वह जुड़े। लेकिन कहीं न कहीं बाद के दिनों में अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिस्ट थे, जो आर्किटेक्चर थे, जो लिटरेरी पर्सन थे, वहां सेंसरशिप जो लगाया गया, इस बात को लेके जो पार्टी के द्वारा सेंसरशिप लगाया, इस बात को लेके उसमें नाराजगी हुई, क्योंकि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसमें कहीं न कहीं वह प्रभावित हो रहा था। ऐसी स्थिति में फिर भी बोल्शेविक क्रांति और साथ साथ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के साथ वहां पर इस जारशाही शासन ये करेंसी की सरकार का डाउनफॉल होता है और अपना एक्शन लेना शुरू करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।